and welcome you all our online classes of Supreme 60 Institute. गाइज, जैसे कि हम सब जानते हैं पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी को डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट खत्म कर ली हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में गाइज हम लोग जैसे कि प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और एडवांस के आए हुए क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैंने ये भी बोला था कि ज्यादा क्वेश्चन जो है नहीं हमारे पास, एडवांस और मेंस में ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम। तो मैंने बोला था कि यार वो 10-12 क्वेश्चन जो आए थे उनको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड और थोड़ी सी बातें और करेंगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग ये क्लास अटेंड करेंगे तब जब आपने पुराने लेक्चर्स, जो पुराने 2 लेक्चर्स हम लोगों ने एरोमेटिसिटी के बेस पे कर रखा है, वो दोनों आप पढ़ के आए होंगे, तभी ये ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा और तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे कि जितना आप तक अभी आपने सीखा है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक से रिलेटेड, वो अपने आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, काफी स्टूडेंट ने इसने इसे पढ़ के अटेम्प्ट करना भी शुरू कर दिया होगा। क्या बोला है? द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग इज। नॉन एरोमेटिक पूछा गया इस, यानी हकल साहब के किसी भी स्टेटमेंट को फेल कर जाए। जो 3 स्टेटमेंट हकल साहब ने बोला था, क्या बोला था? कंपाउंड सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी बात उन्होंने बोला था प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और लास्ट एंड थर्ड स्टेप उनका था अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करता है तो एरोमेटिक होगा, और अगर 4n को सेटिस्फाई करता है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। चलिए एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं तेजी से। काफी लोगों ने तुरंत आंसर कर दिया भैया पहला ऐसा कंपाउंड है जो नॉन एरोमेटिक है। कारण क्या है? इसमें अगर आप देखें तो कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन ब्रेक होने की वजह से, लैक ऑफ कॉन्जुगेशन की होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक है। ये भैया थायोफीन है, आप जानते हैं, ठीक है, तो ये एरोमेटिक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये नेफ्थलीन है, एरोमेटिक है, ये भी निगेटिव चार्ज के साथ एरोमेटिक है। तो देखिए AIEEE 2011 में पहले आया हुआ क्वेश्चन था, तो इस तरह से इसका आंसर आसानी से किया जा सकता है फर्स्ट। ठीक है, कारण ऑब्वियसली आपको कारण इसका समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा पढ़िए, क्या बोला गया है? Which of the following molecule is least resonance stabilized? Least resonance stabilized। आराम से आप अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो बहुत ही इजीली आप फिर से आंसर कर पाएंगे। लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज पूछा है, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। पहला भैया बेंजीन है, देखते हैं इसकी रेजोनेंस है, इसकी स्टेबिलिटी की स्ट्रेंथ है। फ्यूरॉन है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है और एरोमेटिक सिस्टम है। पिरिडीन आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम रेजोनेंस स्टेबलाइज है। लेकिन लास्ट ऑप्शन देखिए, यहां पे रेजोनेंस जो है वो ब्रेक हो रहा है, एरोमेटिसिटी लॉस है, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं आ पाएगी ड्यू टू लैक ऑफ रेजोनेंस। यहां पे देखिए सिंगल सिंगल, मतलब इस सिस्टम में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इस सिस्टम में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो सबसे कम स्टेबल बोले तो रेजोनेंस स्टेबलाइज के टर्म्स में तो सबसे कम स्टेबल ये डी वाला, और बाकी सब में आप देखिए सबके सब रेजोनेंस स्टेबलाइज है, सबके सब एरोमेटिक कंपाउंड है, यही रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। ठीक है, बाकी के रिस्पेक्ट में अगर स्टेबिलिटी भी देखें तो सबसे लीस्ट स्टेबल यही है। ठीक है, जेईई मेंस 2017 में ये क्वेश्चन आया था। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, जो एग्जाम में आया है लगातार, और आसानी से इसे आप किया जा सकता है। ठीक है, प्लीज इसे अटेंड करें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, आराम से देखिए क्या बोला गया है। Among P, Q, R and S, the aromatic compound is (R). यहां पे डायरेक्ट कंपाउंड नहीं दिया गया, एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है, और हर रिएक्शन सीक्वेंस के थ्रू आपको एक एक प्रोडक्ट मिल रहा है। उसी प्रोडक्ट का नाम P, Q, R एंड S दे दिया गया, और पूछा है इन्हीं P, Q, R और S में कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ऐसे सारे बातें हम लोगों ने लेक्चर्स में कर रखे हैं। ठीक है, ऐसे सारी बातें लेक्चर्स में कर रखे हैं
एग्जैक्टली यही क्वेश्चन भी हम लोग लेक्चर में कर रखे हैं, तो बहुत ही आसान रहा होगा, ठीक है, बहुत ही आसान रहा होगा लोगों को आंसर करने में, काफी लोगों ने इसका आंसर कर भी दिया होगा। फाइन, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसलिए मैं इसे हटा रहा हूं ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं इसको। तो ये एडवांस 2013 में आया था, तो इसे बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर मैं पहले वाले ऑप्शंस की तरफ आऊं तो पहला वाला ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ये बहुत ही आसान सा पार्ट है। यहाँ पे Cl दिया गया AlCl3, ठीक है, यहाँ पे AlCl3 दिया। मैंने वहां पे बोला था क्लास में कि भैया लुईस एसिड कोई भी हो सकता है, लुईस एसिड यहाँ पे कोई भी हो सकता है। AlCl3 यहाँ पे दिया गया है, आपके पास एंटीमनी पेंटाक्लोराइड यानी SbCl5 हो सकता है या FeCl3 हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा लुईस एसिड, अगर आपको याद हो तो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में हम लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया था इस रिएक्शन का। तो यहाँ पे AlCl4 बना लेता था, अगर किसी को याद हो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, तो और कार्बोकैटायन बनता था, ठीक है, ये कार्बोकैटायन, यानी ये आपका कंपाउंड P बना। और इसे देखते ही अब तुरंत आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी कि सर ये तो हम लोगों ने क्लास में किया है, ये एरोमेटिक है, रेजोनेंस है, साइक्लिक है। एरोमेटिक अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि इसको भैया किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इस तरह से, ठीक है। और पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोगों ने क्वासी एरोमेटिक भी बोला था, इस बात को भी वहां पे हम लोगों ने लर्न किया था। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो नो डाउट हमारे पास जो P वाला ऑप्शन आया वो यानी पहला ऑप्शन वो परफेक्टली ऑलराइट, पहला वाला सही है, क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट आंसर था। तो अभी हमें और आगे चेक करने की जरूरत है। अब ये देखिए, मैंने बोला था मेटल हाइड्राइड जो होते हैं, क्या जो मेटल हाइड्राइड होते हैं वो H- जनरेट करते हैं। और H- की खास बात है, ये दो तरीके का एक्ट कर सकता है। पहले तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है और दूसरा ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि इस साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन पे जो रिएक्शन होना है वो जो न्यूक्लियोफाइल हो नहीं सकता, तो एज ए बेस हो सकता है। और बेस होने का एडवांटेज ये है कि ये बेस जो है इस एसिडिक H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे कुछ इस तरीके से। तो जो Q है मैं यही बना दे रहा हूं Q को, जब एसिडिक H यहां से लेगा तो यहां पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये बात भी मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। और आप इसको अगर आप देखोगे तो फिर से 2 पाई बॉन्ड के साथ एक निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, तो आसानी से इसमें 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड की वजह से हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और एक यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, और हर निगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रेजोनेंस में है, यानी डिलोकलाइज्ड है। तो यानी 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है ऑब्वियसली। तो ये भी क्या आपका एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एरोमेटिक। ओरिजिनली इसे क्यू बोला गया था, इसे क्यू बोला गया था। तो आप देख पा रहे हैं बी वाला हमारा आ रहा, बी वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो रहा है। पी और क्यू दोनों के दोनों एरोमेटिक अब तक आ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं इसे चाहता हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर से मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, फाइन, क्योंकि हमें क्यू और आर को अभी भी हमारे पास है, इन्हें भी चेक करना पड़ेगा। तो आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा। तो मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए इसे हटा दे रहा हूं। हर क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लास में बहुत ही तसल्ली के साथ डिस्कस किया था। वेरिएशन को भी हम लोगों ने वहां पे देखा था किस तरह से वेरिएशन होने वाले हैं, फाइन, ओके। तो इसमें ये वाला थोड़ा सा बेटर है एक्चुअली। इस सारे रिएक्शन में सबसे बेटर पार्ट यही थर्ड ऑप्शन था, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में आपको एक केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन। हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में ये रिएक्शन पढ़ते हैं, तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको यहाँ अमोनियम कार्बोनेट दे दिया गया है, तो पहले आपको अमोनियम कार्बोनेट का जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, इसका हीटिंग इफेक्ट है, ये पता होना चाहिए। 110 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे जब भी आपने पढ़ा होगा कोई भी इनऑर्गेनिक कार्बोनेट हीट करते हैं तो वहां पे CO2 जरूर निकलता है, अमोनियम कार्बोनेट के केस में खासकर, और करस्पॉन्डिंग जो है वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अमोनिया मिल रहा है, CO2 मिल रहा है और H2O मिल रहा है। ये दोनों इस रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट है। आपका जो ये अमोनिया है
यही आपके मतलब का है। ये कैसे पता चलेगा यही हमारे मतलब का है? कारण ये है कि अब जो ये कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास दिया गया है, यही कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करेगा। अब इस केस पे मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन अगर एक्सप्लेन करने पे लग गया तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी चीजों को समझने में। तो इसके लिए शॉर्टकट मैं यूज करता हूं, वहां पे मैं बताता हूं, लेकिन वहां पे मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के बाद इस शॉर्टकट का यूज करता हूं। लेकिन यहां मुझे शॉर्टकट डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। यहां पे एक्चुअली टाटोमेरिज्म कराना पड़ता है, दोनों का टाटोमेरिज्म कराना पड़ता है। और यहां से जो H है, ये इस H को ऑक्सीजन पे, यहां पे जो H है उसको इस ऑक्सीजन पे। तो जरा देखिएगा टाटोमेरिज्म कराने के बाद जो सिचुएशन आ रही है वो सिचुएशन क्या आ रही है। यहां पे OH हो जाएगा, यहां पे भी OH हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा। अब फाइनली मैं इसके अमोनिया से रिएक्शन कराऊंगा तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाइट्रोजन के पास 3,3H है, ठीक है, ये अमोनिया है। और यहां से मैं सीधे सीधे यहां से एक मॉलिक्यूल वाटर, यहां से एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल दूंगा। तो जरा देखिएगा ये जो है नाइट्रोजन रिंग का पार्ट हो जाएगा। यहां नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास एक H बचा रहेगा, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, और यहां पे दोनों जहां पे मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है। ये वाटर एलिमिनेट करने के बाद एक्चुअली में ये आपके पास आएगा यहां पे, ठीक है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को आप पहचान रहे होंगे, ये पायरोल डेरिवेटिव है, ठीक है, पायरोल डेरिवेटिव है, 2,5 डाइमिथाइल पायरोल पढ़ सकते हो इसे। और ये पायरोल भी अगर आप देखें तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और आराम से ये भी आप प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे क्या है, एरोमेटिक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो प्रोसेस मैंने किया ये बहुत ही शॉर्ट एंड डायरेक्ट हमने कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन समझने में सक्षम नहीं है। दोनों मैकेनिज्म आपको बहुत बेहतर और थोड़ा सा लंबा है। तो मैं कार्बोनिल कंपाउंड जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे जब रिएक्शन विथ अमोनिया मैं बताऊंगा तो इसका जिक्र मैं फिर से वहां पे एक बार करूंगा। तो अभी आप इसको ध्यान रखें। तो फाइनली ये क्या था, आर था, तो आर भी आपका क्या हो गया, एरोमेटिक। तो आपके पास थर्ड वाला ऑप्शन भी सही हो गया। इसको मैं यही कर देता हूं, जो आपके पास ये एस वाला पार्ट है। एस वाले पार्ट में देखिए इस कंपाउंड को HCl से रिएक्शन कराया गया है। तो यहाँ पे HCl क्या करेगा, H+ और Cl-, H+ Cl-, और H+ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपके पास जो सिस्टम आएगा H+ के अटैक करने के बाद वो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे पॉजिटिव। अब ऐसा नहीं करना कि यार Cl को इसी पे अटैक करा देना है, क्योंकि Cl भी इसी पे अटैक करा दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अब इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो कैटायन आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है कि किस स्टेज पे कैसे सोचना है। अब ये सिस्टम अगर आप देखें तो ये एरोमेटिक हो चुका है। 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपका क्या हो गया है, एरोमेटिक हो गया। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपके पास डी ऑप्शन भी सही हो रहा है। तो PQRS चारों के चारों कंपाउंड इस केस में क्या आ रहे हैं, एरोमेटिक आ रहे हैं। तो मैंने बोला था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अमूमन जेई में ज्यादा होते हैं। जब आपके एग्जाम में आएगा थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहेंगे, खासकर एडवांस में, क्योंकि एडवांस में मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन बनते हैं। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए वो क्वेश्चन, रिएक्शन और मैकेनिज्म सबकी एक्सपेक्टेशन रखती है कि वो आपके पास आपको तैयार हो, ठीक है। तो प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, Which of the following compound is not aromatic? इस बार एरोमेटिक ये पूछा, कौन एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स वीडियो देख रखे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मजाक वाली बात होगी कि सर क्या चला, देखते ही आंसर कर दिया होगा। मतलब कुछ 4-5 सेकंड का समय शायद लगा हो नजर डालने के लिए, क्यों, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल का पार्ट है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग हर पार्ट को एक्सप्लेन करने का प्रयास करें तो पहला ऑप्शन देखिए, ये क्या है, ये पायरोल है। क्या है, पायरोल, ठीक है। यहां पे देखिए अगर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ प्रॉपर कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखें तो 2 पाई बॉन्ड है जो रेजोनेंस कर रहे हैं,
और 2 पाई बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। एक लोन पेयर भी रेजोनेंस कर रहा है और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 रूल को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक है। तो ये तरीका था। दूसरे वाले कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे ठीक है, पूरा का पूरा रेजोनेंस सिस्टम में है, पूरा रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन देखें इसमें तो केवल 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे रेजोनेंस कर रहे हैं और 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n को सेटिस्फाई 4n+2 को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। किसको सेटिस्फाई करते हैं? 4n को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये 4n को सेटिस्फाई करने वाला क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होता है। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये एरोमेटिक नहीं है और हमें बस इतने से मतलब है कि कौन एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको हम लोग देखने का प्रयास करें तो ये भी बहुत ही आसान पार्ट है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ पे अगर देखें 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के थ्रू। एक निगेटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, हर निगेटिव चार्ज में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज से टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 4n+2 को सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक स्पीसीज है ये। क्या है ये? एरोमेटिक स्पीसीज है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये क्या है भैया? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन। ऑब्वियसली यहाँ लोन पेयर तो है, लेकिन लोन पेयर की जरूरत नहीं है। यहाँ में आपस में पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं और हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये भी क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमने चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया, कारण क्या है, लेकिन फिर आंसर की बात है तो हमारे पास इतना सब कुछ तैयार है, इतना सब कुछ पढ़ा है कि देखते हैं आंसर हो गया। ठीक है। और हाँ, जो स्टूडेंट्स यार नए देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अगर अजीब लगा हो तो भैया आपको अजीब ना लगे इसके लिए बस मतलब इतना ही कर सकता हूं कि आप पुराने दोनों लेक्चर्स हमारे देखें। हमारे सुप्रीम 60 ऐप पे जाके यहाँ पे रजिस्टर्ड करें अपने आप को, और वहाँ पे सारे लेक्चर्स अलग अलग फोल्डर में प्रोवाइड किया गया। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से सुप्रीम 60 ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, नाम वगैरह आपका, ठीक है, आपका अपीयरेंस, क्लास अपीयरेंस, बेसिक्स डिटेल्स आपको वहाँ फिल करने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे सुप्रीम 60 आपको ऐड करेगी, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको फिल करने के बाद उससे आप आसानी से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। फाइन, प्लीज नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे आप। क्या बोला गया है? व्हिच कंपाउंड आउट ऑफ फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर नॉट एरोमेटिक। फिर से पूछा है कौन एरोमेटिक नहीं है। जेईई मेंस 2019 में ये भी क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं। इज आर ऑब्लिक आर करके पूछा है, शायद वहां पे ऑप्शन लिखने का अंदाज कुछ अलग रहा हो। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हो और ऑप्शन जो है पेयर वाइज दे दिया हो कि पहला दूसरा तीसरा या दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे कुछ, लेकिन इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। तो आई होप आपने अपना काम कर दिया होगा, चेक करना स्टार्ट कर दिया होगा कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है। फाइन। और काफी बच्चों ने तेजी से कर भी दिया होगा, देखते ही कर दिया होगा, क्योंकि अब तक हम लोगों के पास जो कंसेप्ट होते हैं एरोमेटिसिटी के वो अब तक लर्न हो चुके होते हैं, एकदम हमारे टिप्स पे आ चुके होते हैं। तुरंत हम उस फंडे को अप्लाई करते हैं, सीधे सीधे आंसर कर देते हैं। चलिए हम एक एक करके ऑप्शन चेक करके आपको बताते हैं। पहले वाले ऑप्शन की तरफ आए तो अगर आप देखें तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है पूरा का पूरा रेजोनेंस कर रहा है इसके सिस्टम के साथ। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ स्मॉल n की वैल्यू अगर 0 पुट कर दोगे, स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर दोगे तो आपका ये 2 आ जाएगा।
तो यानी पहला वाला सिस्टम जो है क्या है, वो एरोमेटिक है, ठीक है, 4n+2 रूल को सेटिस्फाई करता है। तो ये तो अपना आंसर होने वाला नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे भी पूरा सिस्टम जो है रेजोनेंस में है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, क्योंकि यार ये पुराने वाले एग्जाम्पल का भी ये पार्ट है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे 4n+2 रूल को सेटिस्फाई नहीं करते। नॉट एरोमेटिक पूछा है तो हम 4n+2 के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये क्या है, एरोमेटिक नहीं है। और अच्छे स्टूडेंट्स को समझ में भी आ रहा होगा कि भैया ये एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक है। सिमिलरली इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो है 3 पाई बॉन्ड के साथ प्रॉपर रेजोनेंस कर रहा है। तो इस केस में देखें तो 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के थ्रू है। एक निगेटिव चार्ज भी है, एक निगेटिव चार्ज भी है, और उसके करस्पॉन्डिंग भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो इस सिस्टम में है वो कितने भैया, 8 है। तो क्या ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 के रूल को सेटिस्फाई करते हैं? नहीं। यहाँ पे कोई भी इंटीजर के लिए स्मॉल n, कोई भी स्मॉल n के लिए ये नहीं आएगा, तो 4n+2 को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम ये बात बता पाएंगे कि एरोमेटिक नहीं है। और बाकी आप देखिए ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। ये बात तो आपको समझ में तुरंत आ रही होगी कि क्या है, लेकिन हमें बस इतना जानना कि एरोमेटिक है या नहीं, तो ये भी एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो इसमें साइक्लिक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, नॉट इन कॉन्जुगेशन। तो ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक है। क्या? नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक लेकिन ये भी नहीं है, क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में आपके 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं, बी, सी एंड डी, ठीक है। बहुत बेसिक छोटे छोटे रूल्स हैं, 3 तरीके हैं आपको भैया। पहले साइक्लिक होना चाहिए, पहला। दूसरा प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और तीसरा अगर एरोमेटिक है तो 4n+2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर एंटी एरोमेटिक है तो 4n डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसे आप नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्योरेटिकल पार्ट के बेस पे है। अगर आप हकल रूल्स को आप जानते हैं तो आसानी से इसे कर देंगे। बोल रहा है एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल, मतलब एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या क्या बातें सही हैं, क्या क्या बातें होल्ड करती हैं, वही पूछा है। पहला ऑप्शन देखिए, बोल रहा है हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, ये तो एंटी एरोमेटिक के लिए होता, तो पहली बात तो गलत है। दूसरा बोला हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक के लिए सही है। बी प्लेनर, ऑब्वियसली डेफिनेशन ही कहता है। बी साइक्लिक, ऑब्वियसली पहली बात तो यही होना चाहिए, साइक्लिक ही होगा, तभी हम सारी बातें बोल पाएंगे, ठीक है। हमने सीक्वेंस में रूल्स को लर्न कर रखा है, सबसे पहले साइक्लिक होना ही जरूरी है, तब हम आगे बात करेंगे। साइक्लिक हो रहा है, फिर प्लेनर एंड कॉन्जुगेशन हो रहा है, फिर लास्ट में हम 4n+2 या 4n के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, बहुत ही पहले क्वेश्चन आया था IIT में 99 में, आना भी चाहिए, उस समय चीजें नई नई लोगों के सामने थी, लेवल वैसा ही था। अब आपके सामने भी फिर से नया क्वेश्चन इसी में बन सकता है, ऑप्शन थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 4n+1 आ जाए या 4n+1.5 आ जाए, मतलब ऑप्शन थोड़ा छेड़छाड़ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा किस तरीके से बातें हो सकती हैं, ठीक है। प्लीज नोट कीजिए, फिर अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा नया लगेगा आपको थोड़ा सा, लेकिन जब से पढ़ेंगे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाएगी, समझ में आएगा कि किस फोकस पे, किस पॉइंट फोकस करने का प्रयास कर रहा है, किस रूल पे, किस लॉजिक पे ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है एग्जामिनर आपको। प्लीज आप केयरफुली से पढ़िए, उसके बाद आपको बातें थोड़ी समझ में आएगी। Which of the following molecule is pure form is oblique are unstable, ठीक है। पूछा unstable at room temperature, ठीक है। अनस्टेबल रूम टेम्परेचर। अच्छा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर का क्रम क्या होता है भैया? सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक एंड फिर एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो हमें देखना होता है, हमें अगर मैं पूछूं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर में पूछूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है? एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक,
नॉन एरोमेटिक एंड फिर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इसके बारे में मुझे थोड़ी समस्या है, शायद स्किप हो गया है हमारे लेक्चर, उसमें हम लोगों ने इसके रिलेटिव बातें ना कर पाई हो फिलहाल। तो हमारे अचीवर तो मेधा बैच वाले यार जो रेगुलर हमारे टच में है ऐप पे, वो इस बात को अपने नोट्स में भी मेंशन कर लेंगे। ये ऑर्डर होता है रूम टेम्परेचर पे चीज़ों को, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आपका जो ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक लास्ट में, ठीक है। तो भैया सबसे लीस्ट स्टेबल यानी अनस्टेबल कौन सा होता है? एंटी एरोमेटिक ही होता है। तो इस केस में अगर हम एंटी एरोमेटिक ढूंढना शुरू करें तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन तुरंत नजर आएगा कि ये तो एंटी एरोमेटिक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, इन दोनों में कैसे पता करेंगे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक? तो इसके लिए मैंने बोला था कि कभी कभी आपको ऐसे कंपाउंड दिए होंगे, ठीक है, तो इसे आपको आयोनाइज फॉर्म में प्लस माइनस को डिस्पर्ज करके आपको सोचना पड़ेगा। कार्बोनिल पे प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूट करके, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके आपको देखना पड़ेगा कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो थर्ड वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे, आसानी से देखना है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो जो ये सिस्टम्स आपका नया बन के आएगा, ये यार अभी से नजर आ रहा है कि ये एंटी एरोमेटिक बन के आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब जरा इस रिंग को देखिए, अब ये रिंग क्या करेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस करेगा। तो अगर सारे रूल्स आप देखें, 4n+2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपका एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, उसी तरीके से ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक है तो ये भी रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल ही होगा। लेकिन आप इसको जैसे ही आप प्लस माइनस में ब्रेक करोगे, ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोगों ने यार क्लास में कर रखी है, तो आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, ज्यादा पैनिक नहीं होगा, ये बात ना ही नई होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा सिस्टम 3 पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। तो ये अच्छा खासा स्टेबल होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। जब भी आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि भैया रूम टेम्परेचर पे कौन सा अनस्टेबल होगा, तो ध्यान रखेंगे एंटी एरोमेटिक ढूंढ के आपको कर देना होगा, ठीक है। मैक्सिमम स्टेबल कौन होगा, भैया ये होगा, ठीक है। तो आप नोट कीजिए, फिर और बातें करते हैं। एक क्वेश्चन और सामने आपके लिखा है, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो लैंग्वेज पढ़ के आपको एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी की याद नहीं आती, लगता है कि ये कहां से क्वेश्चन आ गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है या फिर कहां से है। एक्चुअली सीधे सीधे ये दिमाग पे हिट नहीं करता। काफी लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये क्या मतलब है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट? तो पहले अगर मैं बात करूं सोडियम कार्बोनेट के बारे में, तो Na2CO3 है ये कार्बोनेट। अगर इसका डिसोसिएशन बोलूं तो भैया आप आसानी से 2Na प्लस CO3 2 माइनस डिसोसिएट कर दोगे। अब ये एक्वस सॉल्यूशन में लिया गया है, तो ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है, और कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। अच्छा, अब स्टेबल का मतलब कि H+ रिलीज करने के बाद कौन सा सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, यही तो मतलब है। तो अगर पहले वाले ऑप्शन से देखिए, अगर हर ऑप्शन को मैं चेक करने के तैयारी में शुरू करूं, तो यहाँ पे अगर CO3 2 माइनस को अगर यहाँ से एक H मिल जाता है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और निगेटिव चार्ज आके यहाँ पे इस तरह से बनाएगा, तो ये HCO3 बन जाएगा, HCO3 माइनस बन जाएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो यहाँ पे H2CO3 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम आएगा ये क्या आया, एंटी एरोमेटिक आया, एंटी एरोमेटिक आया। तो फिलहाल ये तो स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे आ जाएगा, तब भी वो कंजुगेशन में नहीं होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर से कंजुगेशन ब्रेक हो जाएगा, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, तो रिएक्शन क्यों करना चाहेगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन को देखिए,
अगर मैं थर्ड ऑप्शन में बोलूं तो थर्ड ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहां से जब आप H निकालोगे इस कॉन्जुगेट CO3 2 माइनस से, CO3 2 माइनस से, तो आपका जो सिस्टम आएगा वो एरोमेटिक आएगा। यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे HCO3 माइनस। ठीक है, तो ये सिस्टम जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा? एरोमेटिक आएगा। तो ये रिएक्शन जो है फिजिबल है, ये रिएक्शन आसानी से होगा। तो पूछा गया है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका रिएक्शन फास्ट हो, प्रोडक्ट स्टेबल आए, तो सी ऑप्शन परफेक्ट। डी ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी अगर यहाँ से H निकालोगे, यहाँ से H निकालोगे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये भैया एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। किसी भी सूरत में ये रिएक्शन होना ही नहीं चाहेगा। रिएक्शन हम लोग क्यों कराते हैं? किसी का कोई लेस स्टेबल स्पीसी मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाए तभी वो रिएक्शन ज्यादा फिजिबल होता, तभी वो रिएक्शन पॉसिबल है। तो भैया कोई अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल में पहुंचे, ये बात सही है, लेकिन कोई स्टेबल अनस्टेबल में पहुंचे ऐसा कभी होना नहीं चाहेगा। ठीक है, आप भी अमीर से कंगाल थोड़ी ना होना चाहोगे। ठीक है, तो हर चीज मोर स्टेबलाइज के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अच्छा अब यही क्वेश्चन क्या होता, सोडियम मेटल दे देता, केवल सोडियम मेटल, तब पूछ लेता, तब भी यही आंसर होता। उस केस में सोडियम क्या करता है, Na ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले आएंगे, निगेटिव बना लेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट दे दिया गया है, सोडियम मेटल दे देगा तब भी चलेगा। एक्वस आयोनाइज मेटल, एक्टिव मेटल के साथ ये सारी बातें होती है। ठीक है, तो प्लीज आप इसे नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जरा पढ़िए इसको, उसके बाद जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर्स को। Among the following the number of aromatic compounds। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप सब इसे अटेम्प्ट करें यार। जैसे कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसे हम लोग यूट्यूब पे रिलीज करते हैं, तो दोबारा उस क्वेश्चन को डिस्कशन करने का बस सेंस बस इतना सा है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये बातें पहुंचे हैं फिलहाल। और जैसा कि बाकी सारे वीडियो तो आपको मिलने वाले नहीं है यूट्यूब पे, उसे हमें एप्लीकेशन सुप्रीम 60 के एप्लीकेशन पे ही आपको अवेलेबल होगा। तो दोबारा इसीलिए इसको रिपीट किया जा रहा है ताकि काफ़ी लोग जो नए हैं उनको भी ये बातें समझ में आए थोड़ी सी। तो ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने आंसर कर भी दिया होगा। चलिए, इंटीजर टाइप का आंसर था, आपको अपने सिंगल डिजिट इंटीजर में आंसर करना था। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी थी वहाँ उस टाइम में स्टूडेंट्स के बीच में कि सर आंसर में गड़बड़ है, आईटी ने गड़बड़ कर दिया है, एक्चुअली होना 5 4 5 6 4 5 6 ऐसे में सब गुम थे। तो पहला वाला ऑप्शन क्योंकि फेमस था किसी में, तो लोगों ने इसको डिस्कार्ड कर दिया कि सर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो टब शेप आता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो टब शेप आता है। किस तरह से टब शेप आता है, मेरे पास स्पेस कम है लेकिन फिर से भी मैं छोटा सा टब बना के दिखाता हूं। ठीक है, ये इसका टब शेप होता है और ये टब शेप होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक होता है। मैंने इसका भी जिक्र किया था, क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, ना ही एरोमेटिक ना ही एंटी एरोमेटिक। 2 कंपाउंड का जिक्र किया था जिसमें से वो यह एक है जो एक्चुअली में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉन प्लेनर। तो ये नहीं रहा। दूसरा वाला अगर आप देख रहे होंगे तो क्लियरली इसे भी आप कैंसिल आउट कर पा रहे होंगे क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। हाँ, ये एरोमेटिक है, ये आपका क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो मैं कुछ सिंबल लिखता रहा हूं। ये डबल ए मतलब एंटी एरोमेटिक, ये Na मतलब नॉन एरोमेटिक। इसको अगर आप देखेंगे फिर से कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है तो भी ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। सिमिलरली अगर इसे देखें, इसे हम लोग ट्रोपेलियम कैटायन बोलते थे। क्या बोलते थे, ट्रोपेलियम कैटायन। तो ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, ये भी अपने आंसर का पार्ट होगा। सिमिलरली अगर इसे आप देखेंगे तो ये भी डबल ए है मतलब एंटी एरोमेटिक है। ऑब्वियसली ये एंटी एरोमेटिक है तो अपना आंसर ये भी होगा। इस तरह के कंपाउंड पे मैंने बहुत लंबा समय डिस्कशन किया था कि लोगों को इसमें डाउट होता है कि एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं परेशानी होती है, बोलते हैं सर इसमें अगर देखें तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सब रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, तो 4n + 2 चेक करें, 2 2 4 2 6 2 8।
8 पाई इलेक्ट्रॉन है जो 4n+2 को सेटिस्फाई नहीं करते तो एरोमेटिक नहीं है। लेकिन मैंने बोला था भैया कि ये एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता रेजोनेंस में। मैंने बोला था कि जो 4n+2 की वैल्यू होती है वो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, ठीक है, ये डिलोकलाइज नहीं, क्योंकि अगर इसको, मैंने बोला था कि अगर इसको सिस्टम में रेजोनेंस में लाओगे, जैसे ही इसको रेजोनेंस में लेके आओगे जैसे पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये पाई बांड यहाँ, तो ये पाई बांड यहाँ, ये पाई बांड यहाँ, और ये पाई बांड यहाँ, यहाँ भी पाई बांड, यहाँ भी पाई बांड, तो ये भी एरोमेटिक है। इसको जब रेजोनेंस में शामिल नहीं करेंगे तो 4n+2 की वैल्यू में भी इसको शामिल नहीं करेंगे। और ये तो अपना एग्जाम्पल है फिनेंथ्रासीन, ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक है। कितने स्ट्रक्चर आपके पास आ गए? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2, एक 3, ये भी 4 और एक 5। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो क्या है? 5। 5 कंपाउंड जो आपके पास है वो एरोमेटिक है इस सिचुएशन में, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि अच्छा एक कंपाउंड अगर यहाँ पे और होता, मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा एक कंपाउंड अगर मैंने यहाँ पे बनाया, क्या ये भी एरोमेटिक? ये भी एरोमेटिक है। हाँ मैंने बोला था कि भैया ये भी एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि फिर से इससे हमें मतलब नहीं। ये इसी के पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि जो एरोमेटिक में मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में शामिल नहीं होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा बेंजीन रिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज है, 4n+2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मींस ये एरोमेटिक है। फिलहाल ये हमारे आंसर में नहीं था, ऑप्शन में नहीं था, तो इसे हमने नहीं काउंट करना। ये सारे ऑप्शंस थे, तो आई होप कि अब एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसे देख लें आसानी से। चलिए आ लेते हैं इसको। ओके, तो जितने क्वेश्चन IIT जेईई एडवांस या मेंस में आए थे, ठीक है, ऑल इंडिया वाले, वो तो हम लोगों ने कर लिए। कुछ क्वेश्चन मेरे पास और हैं, ठीक है, कर लेते हैं। वो स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ जेईई अपने अलग अलग स्टेट में कराते हैं, जैसे जेईई उड़ीसा अपना कराती है अलग से, तो वेस्ट बंगाल जेईई अलग से कराती है। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए उसे भी देख लेते हैं एक साथ। पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, ये उड़ीसा जेईई में पूछा था 2009 में। तो आसानी से देख रहे होंगे, फिर से ट्रोपिलियम कैटायन जो है यही एरोमेटिक हो रहा होगा, ठीक है। बाकी तो ऑप्शन बेकार है, कॉन्जुगेशन नहीं है, बेकार सा, इसमें भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एंटी एरोमेटिक है, यहाँ पे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो ये एंटी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड जो रेजोनेंस कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस कर रहा है, एक निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, तो उसके अबाउट भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 को सेटिस्फाई नहीं करता, 4n+2 रूल को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये एरोमेटिक नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंटी एरोमेटिक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, प्लीज इसे नोट करें। फिर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया, व्हिच इज ए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या पूछा इस बार? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। वेस्ट बंगाल जेईई में आया था 2016 में। तो आप देखिए जेईई वेस्ट बंगाल का किस तरह का क्वेश्चन आता है, आसानी से आपको सीधे आंसर नजर आ रहा होगा। यार ये जेईई वेस्ट बंगाल, इसका मतलब ये नहीं केवल बंगाल वाले ये पेपर दे सकते हैं, ठीक है, इसे आप भी दे सकते हो। जेईई वेस्ट बंगाल का फॉर्म आता है, ठीक है, पब्लिकली इसे काफी लोग भरते हैं, आप चाहे आप भी भर सकते हो, ठीक है, आप भी दे सकते हो पेपर इसका। तो ऐसा नहीं केवल वेस्ट बंगाल के लिए ही है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। पहला वाला अगर आप देखेंगे भैया पायरोल है, ठीक है, तो ये पायरोल है। पायरोल में अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा सिस्टम रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी काउंट किए जाएंगे, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये देखिए क्या है, टॉलुइन है, ठीक है, टॉलुइन है, तो टॉलुइन में अगर आप देखेंगे तो बेंजीन रिंग आपको नजर आ रहा है, तो भी एरोमेटिक है। इसको आप देखिए, इसको अब दूसरी बार आ रहा है अभी तक के सिस्टम में, एक्चुअली ना दूसरी बार नहीं तीसरी बार आ रहा है। तो ये देखिए साइक्लोऑक्टा टेट्राईन है, ये टेट्रा
आइन, सॉरी टेट्राइन है, तो मैंने बोला था कि ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है। टब शेप में एग्जिस्ट करने का मतलब ये जो है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, टब शेप में होता है, ये ध्यान रखेंगे, टब शेप में होता है। और क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, बहुत बार इसका जिक्र हो चुका है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या है, नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन। तो इसमें आप देखेंगे पूरा का पूरा इंटायर सिस्टम रेजोनेंस स्टेबलाइज है, 1 2 3 4 5, जैसे 5 पाई बाड है, हर पाई बाड के अबाउट 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब रेजोनेंस में है, तो ये 4n+2 को सेटिस्फाई भी कर रहा है, क्योंकि स्मॉल n को अगर आप 2 पुट कर दोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेफ्थलीन इसका नाम होता है, ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के लिए आपका थर्ड ऑप्शन परफेक्टली सही है, नोट कीजिए। फिर 1 2 क्वेश्चन और चेक करते हैं। फिर वही रिएक्शन सीक्वेंस को फिर से आपसे पूछा है, इसमें कितने रिएक्शंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 दे दिया, इसमें किसमें जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है एरोमेटिक आएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे है पहले 0 2 3 4 ऐसे करके। तो मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि भैया कोई भी लुईस एसिड हो सकता है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग किया थे उसमें क्या था, रिएक्टेंट यही था, बस वहां पे AlCl3 था, और इस बार यहाँ पे एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, तो ये भी लुईस एसिड ही है, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ SbCl6- बनाएगा, Cl6- बनाएगा, और करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप देखिए आसानी से, पुरानी बात है, ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एरोमेटिक। अगर आपको याद हो तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट दिया था, एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, एक्वस सोडियम कार्बोनेट, फिर मैंने बोला था वहां सोडियम मेटल हो सकता है। तो यहाँ सोडियम मेटल का मतलब क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल सोडियम ले लें तो यहाँ पे 2Na+ आएगा, और हर एक सोडियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम पे ऐड होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और, तो एक पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पे ऐड हो जाएगा, पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड हो जाएगा, मतलब एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ध्यान रखिएगा, ये बात हो सकता है नहीं हो, दोबारा पूछी है। यहाँ पे H2O दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इसकी जगह पे AgNO3 के बारे में हम लोगों ने क्लास में बात किया है, सिल्वर नाइट्रेट के बारे में बोला होता है, सिल्वर हाइलाइड का प्रेसिपिटेट आता है, इसीलिए इसको हम लोग रखते हैं, लेकिन यहाँ पे H2O दे दिया गया। बहुत बेहतरीन बातें, बहुत बेहतरीन लेवल से पूछा गया, यहाँ पे सिल्वर नहीं दिया गया, सिल्वर नाइट्रेट, तो लेकिन हो सकता था यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, वेरिएशन के साथ, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब ये H2O क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, स्टेबल कर, और ये साल्वोलिसिस, साल्वोलिसिस भैया इनडायरेक्टली ये SN1 रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय यूनिमोलिकुलर, और SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है, यहाँ से Br निकलेगा तो कैटायन बनेगा, और ये कैटायन जाना पहचाना सा कैटायन आएगा, ट्रोपेलियम कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन बनेगा, और ये कार्बोकैटायन एरोमेटिक होता है, यह कार्बोकैटायन एरोमेटिक होता है, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है पूरी केमिस्ट्री हमारे जहन में चल रही होती है, इसको अगर आप देखोगे तो ये एलिफेटिक एमीन है, इसके साथ रिएक्शन करोगे तो ये कैटायन बनेगा, N2 गैस रिलीज होगी, और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो कितने एरोमेटिक स्पीसीज जनरेट हुए फाइनल द रिएक्शन में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 3 सिस्टम यहाँ पे, 3 कंपाउंड ऐसे जो है एरोमेटिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आराम से समझिए, आराम से कॉपी में नोट करते रहिए, जो बात नहीं हो उसे नोट कीजिए, समझिए, कोई डाउट हो फिर मेरे से बात कर लीजिएगा। ओके, तो सारे क्वेश्चंस जितना हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ओरिएंटेड था, चाहे जे मेंस था, चाहे जे एडवांस था, या और किसी जे एग्जाम या किसी एग्जाम में पूछे गए थे, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग 5-6 क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से करेंगे। 5-6 क्वेश्चन मेरे अपने तरीके क्वेश्चन है जो मैंने फ्रेम की अलग, इधर उधर से थोड़ा सा लॉजिकली कनेक्ट करके, कि अभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं आए हैं, हो सकता है आगे चल के फिर से पूछा जाए,
तो जैसे फिर से रिएक्शन सीक्वेंस को इन्वॉल्व करके मैंने क्वेश्चन लिखा है, एमंग द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज ऑब्लिक आर एरोमेटिक, किसमें जो प्रोडक्ट है वो एरोमेटिक होगा, ऐसी बात किया है। तो मैं चाहता हूं इसे आप ट्राई करें फाइनली, उसके बाद आप बताएं कितने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए ये क्या दिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जब भी दिया होगा तो ध्यान रखिएगा किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ ये सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर आप देखें तो यहाँ ब्रोमीन ब्रोमीन दिया गया है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों ब्रोमीन निकलेंगे, यानी 2AgBr लीव कर जाएगा और वहां पे आपका क्या आ जाएगा, केटायन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केटायन आ जाएगा। तो यहाँ पे पीएच से कोई मतलब नहीं, यहाँ से पीएच से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे पीएच से कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ पीएच, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब जरा ये सिस्टम देख के बताइए क्या ये एरोमेटिक है? तो आप देख पाओगे कि भैया इस सिस्टम को मैंने बोला था कि एरोमेटिक होता है, इस सिस्टम को एरोमेटिक मैंने बोला था। अब क्या फर्क पड़ता है अगर इसकी बैलेंसी कहीं से कुछ सेटिस्फाई है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को सेटिस्फाई करते हैं क्लियरली। तो ये पहला जो कंपाउंड आ रहा है रिएक्शन का वो एरोमेटिक है, यानी पहला ऑप्शन सही है। दूसरे में देखिए HClO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी H+ देगा और ClO4-, और H+ जब भी कहीं से देगा ये इसकी जगह में भैया ध्यान रखें HCl भी हो सकता है। ठीक है, HCl भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे H का यूज है, H+ यहाँ पे मिलेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद पॉजिटिव निगेटिव करके जो कैटायन आएगा, एनायनिक पार्ट आएगा, उसी को देखना है। अब इस पार्ट को देखिए, मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि अब अपना थोड़ा सा स्पीड अप की अच्छी हो चुकी होगी। ये वाला सिस्टम पूरा का पूरा क्या हो चुका है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो चुका है, तो ये भी एरोमेटिक हो चुका है। 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, फाइन, तो ये भी एरोमेटिक है दूसरा वाला। तीसरे वाले में देखिए फिर से सिल्वर नाइट्रेट दिया गया है, और जब भी सिल्वर नाइट्रेट दिया होगा जो हाइड्रोजन होगा वो सिल्वर हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, उसी का प्रेसिपिटेट बनाएगा। यहाँ पे AgBr मैंने बताया था भैया पेल येलो कलर का, हल्का पीला कलर का जो प्रेसिपिटेट आता है। ठीक है, AgBr का, और वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस सिस्टम को देखिए, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पूरा का पूरा रेजोनेंस में है भैया। इसको आप चेक करेंगे तो ये भी एरोमेटिक आएगा। ठीक है, कैसे, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड के रिगार्डिंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर की वजह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो पूरे इंटायर सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो 4n+2 को क्लियरली सेटिस्फाई करते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन भी सही हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन भी सही हो गया। लास्ट ऑप्शन देखिए, मेटल हाइड्राइड दिया गया है। अच्छा, मेटल हाइड्राइड क्या है, इस मायने से कॉन्जुगेट बेस है। क्या है ये, कॉन्जुगेट बेस, H2 का वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर यहाँ से H निकालते हो तो यहाँ पे आएगा सिस्टम जो निगेटिवली चार्ज आएगा। भैया ये एंटी एरोमेटिक है। क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो ये लास्ट वाला अपना आंसर नहीं होगा। तो इस केस में 3 ऑप्शन जो आपके हैं वो क्लियरली बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लीज आप से नोट करें। एक कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, एक स्पीसीज दिया गया, इसकी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराया गया, R1 बन रहा है, इसकी रिएक्शन कराया गया, R2 बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, हैवी मेटल नाइट्रेट यानी AgNO3 के साथ भैया कैटायन ही हमेशा बनाएंगे। ठीक है, कैटायन ही हमेशा बनाएंगे। तो पूछ रहा है ये R1 R2 जो है रेट बोला गया है, बोला रेट ऑफ रिएक्शन R1 एंड R2 किस तरीके से कंपेयर करें, R1 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R1, या R1 R2 बराबर होंगे, या R2 का रेट बहुत ज्यादा होगा R1 से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी देख के हमें थोड़ा सा अंदाजा नहीं लगता कि ये इसका कुछ एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी से लेना देना है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन की तरफ अगर बढ़े, इसको सोल्यूशन की तरफ बढ़े, तो पहला वाला रिएक्शन अगर आप देखें जो दिया गया है, तो पहले रिएक्शन को अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें पता है कि क्या हमें Ag+ से ही लेना देना है, NO3- से कोई मतलब तो है नहीं। तो ये Ag यहाँ पे AgBr निकल जाएगा और कैटायन बनेगा। ठीक है,
ये कैटायन बनेगा, ये स्पीसीज बनेगा, तो इसी को इसका रेट जो है R1 बोला गया है। दूसरे वाले में देखें तो इस केस में भी बिल्कुल सेम पैटर्न में ही रिएक्शन होगा जैसे हुआ ऊपर वाले में। तो यहाँ पे AgNO3 के केस में Ag प्लस NO3 माइनस, यहाँ से यहाँ पे भी AgBr ही निकलेगा, तो यहाँ पे भी कैटायन बनेगा। अब पूछ रहा रेट बताना भैया कि R1 का बनने का रेट फास्ट होगा या R2 का बनने का रेट फास्ट होगा। तो अब इस रेट को कंपेयर कैसे करें, हमारे पास तो कोई ऐसा तो है नहीं यार यंत्र जिससे हम लोग इसे बता दें कि ये कितने टाइम से फास्टेस्ट है। तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है उसी के हिसाब से बात करेंगे। स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें यहाँ पे भी वही स्टेबिलिटी ही बताएगा ऑर्डर। और हम स्टेबिलिटी के बारे में क्या जानते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, यही क्रम हमारे पास होता है। ठीक है, तो कोई अगर एरोमेटिक है तो उसका रेट बनने से नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक से ज्यादा होगा। तो पहला वाला आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस में है, तो ये पहला वाला एरोमेटिक स्पीसीज है। ट्रोपिलियम कैटायन फिर से ये बना है। इसको अगर आप देखोगे तो ये भैया 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में है, जो कि एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से। और जो शुरुआत के स्पीसीज दिए गए हैं वो सबके सब नॉन एरोमेटिक है, सबके सब नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनने में, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनने में हाँ स्टेबिलिटी बढ़ी है, तो ये तो खुशी खुशी हो जाएगा, यानी R1 का रेट फास्ट होगा। लेकिन नॉन एरोमेटिक था, उसको एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब ये तो कभी फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया R1 का रेट हमेशा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होना चाहिए R2 से। तो इस केस में पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी SN1 के बारे में बात करूं तो SN1 में भी इसका यूज किया जा सकता है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज करके, क्योंकि सब में कार्बोकैटायन SN1 रिएक्शन में बनता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में इस तरह से बातें वहां भी की जा सकती है। ठीक है, जो वहां की बात आएगी तो वहां पे हम करेंगे फिलहाल। लेकिन एरोमेटिसिटी का जो कनेक्टिविटी है हर जगह, उसको आपको पता होना चाहिए, प्लीज नोट करें। एक क्वेश्चन इस तरह से भी कभी कभी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इस तरह से अगर क्वेश्चन हो सकता है तो जरा देखिए इसमें क्या है। अब ये पता लगता नहीं कि यहाँ पे अप्रोच क्या करें, लेकिन अगर आप देखें तो पाई बॉन्ड है, सोडियम मेटल है, कभी कभी इसके साथ ड्राई ईथर भी दे दिया जाएगा या THF दे दिया जाएगा, बात समझिए इस बात को। ठीक है, तो ये वहां पे हैंडल नहीं होता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे सोडियम रिएक्शन या ईथर के प्रेजेंस में सोडियम हमें उड्स रिएक्शन की याद दिलाता है, जो हम लोगों ने क्लास 11th में उड्स रिएक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, उसकी याद दिलाता है। तो क्योंकि हमारे पास जो सोडियम है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 2 मॉलिक्यूल्स लिया गया है, 2 मोल सोडियम का, तो यहाँ पे सोडियम की खास बात होती है कि इलेक्ट्रॉन तेजी से लॉस करके Na+ बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तेजी से लॉस करेगा। और यहाँ पे जो एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है, जी हाँ अगर आप इसे देखेंगे तो ये एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है। ये एंटी एरोमेटिक स्पीसीज एक पाई बॉन्ड को रेडिकली ब्रेक करेगा। अच्छा, रेडिकली ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। जब ये रेडिकली ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां, ये बनेगा। अब जो ये रेडिकली ब्रेक करेगा, इसका कॉन्सेप्ट ये है, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ चुके हैं जो सोडियम मेटल लॉस किया था, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। अच्छा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों रेडिकल्स को मिल जाएगा, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो निगेटिव चार्ज बोलते हैं, तो यानी ये इक्विवेलेंट हो गया इस स्ट्रक्चर के, किसके, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज, एक यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो अब आपको कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, आपके पास सेकेंड वाला ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से एक एंटी एरोमेटिक स्पीसीज को एरोमेटिक स्पीसीज में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी एक लेस स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल यानी मोर स्टेबल बना दिया गया है। ठीक है, अच्छा कभी कभी इस तरह से ना लिखा होगा, ऑप्शन आपके सामने ऐसे भी हो सकता है। हर चीज का रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, कैसे, कुछ ऐसे
और यहाँ पे 2 माइनस, या इसकी जगह पे कुछ ऐसे हो सकता है, यहाँ पे 2 माइनस, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कभी कभी रिप्रेजेंटेशन अगर हमें पता ना हो तो परेशान करता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है, तब एक जैसे ही, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे भी क्लियरिटी अच्छी करेंगे प्लीज। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूं, ऑप्शन सारे वही रहेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी रिएक्शन करा दे रहा हूं किससे, Fe3 प्लस से, ठीक है, और 2Fe3 प्लस ले रहा हूं। ऑप्शन सारे यही होंगे, ठीक है, ऑप्शन सारे यही होंगे। अब जरा देखते हैं क्या चेंज आता है, ठीक है, सोल्यूशन में भी चेंज आएगा, ये रहेगा, देखिए जरा क्या आएगा। अब यहां पे समझ में नहीं आता कि Fe3 प्लस, Fe3 प्लस का मतलब क्या, आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। अब आयरन यार 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा नहीं सकता, ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, अब ये रिड्यूस हो सकता है। अच्छा, रिड्यूस हो जाए इसका मतलब क्या, इसको इलेक्ट्रॉन मिले तभी ये रिड्यूस होगा, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो अब क्या होगा, यहां पे तो पहला वाला स्टेप ऐसे ही होगा, रेडिकली ये फिर से ऐसे ब्रेक होगा। अच्छा, अब होगा ये कि अब जो 2Fe3 प्लस है, ये क्या करेगा, इनसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इनसे भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अच्छा, इनके दोनों इलेक्ट्रॉन जो रेडिकल स्पीसीज बने थे वो इनसे छीनेगा। अच्छा, एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जब दिया तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन लिया यहां भी पॉजिटिव आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहां, और ये क्या बन जाएगा, 2Fe2 प्लस। ध्यान दीजिए, इसके दो इलेक्ट्रॉन, अब ये +3 से रिड्यूस हो गया +2 में, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इस लेकिन डिस्कशन कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस केस में जो है आपके पास ये भी एरोमेटिक स्पीसीज ही है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक से फिर से एरोमेटिक में ही कन्वर्ट हुआ, लेकिन तरीका कुछ अलग है। इस बार ऑप्शन जो आ जाएगा वो पहला वाला है। आई होप क्लियरिटी अच्छी होगी। तो इस तरह से भी कहीं कहीं आपको नजर आ सकते हैं, नोट कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि कहीं कभी कोई चीज आपको नहीं लगे, ठीक है, आसपास जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो थोड़ा सा जाना पहचाना सा लगे, जिसे आप टेक्निकली उसे आप कर लें, लॉजिकली भी आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। प्लीज नोट करें। फिर से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इंटीजर टाइप डिस्कस करेंगे फॉर जे एडवांस। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इतने सारे स्पीसीज दिए गए आपके सामने, पूछा गया एरोमेटिक कंपाउंड। केयरफुली आप देखिए सारे आप कंपाउंड को, और उसमें आप चेक करें कि एरोमेटिक कंपाउंड कितने हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, फिर मैं फाइनल आंसर डिसाइड करता हूं। इसमें कुछ जाने पहचाने, कुछ नए, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा हर क्वेश्चन में 1-2 नया थोड़ा सा बदल के लिखूं जो आपने ना देखा हो, मतलब मैं गारंटी से कह सकता कि होंगे, मैं प्रयास करूंगा 1-2 नया नजर आए, ठीक है। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में यार एडवांस वालों का थोड़ा सा फेवरेट होता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे हमारे पास अच्छे खासे क्लियरेंस भी आ जाएंगे और कुछ एक साथ कंपाउंड भी नजर आ जाएंगे प्रैक्टिस के मोड में। तो काफी लोगों ने इससे पॉज करके यार जज भी कर लिया होगा कि कौन कौन से एरोमेटिक आ रहे हैं, कौन से नहीं। चलिए इस तरीके से देखते हैं। अब मैं बहुत ही डेप्थ में बातें नहीं करूंगा, जैसे ये है, ये भैया एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। क्यों है, बहुत चर्चा हो चुकी है इस पे, क्लासरूम में भी अलग से क्वेश्चन भी। ये नॉन एरोमेटिक है, ध्यान देखिएगा, नॉन एरोमेटिक है ड्यू टू टब शेप, ठीक है, टब शेप में होता है। ये एंटी एरोमेटिक है, क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये भी मतलब नहीं, याद है ये, इसको भी मैंने उस नोट में मेंशन करा था भैया, ये भी नॉन एरोमेटिक होता है ड्यू टू नॉन प्लेनर, ठीक है। ये एरोमेटिक हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली 2 पाई बॉन्ड है, निगेटिव चार्ज का रिप्रेजेंटेशन ही होता है, 2 पाई बॉन्ड के साथ एक निगेटिव, तो ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। इसके बारे में कुछ कमेंट करें आप, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, एरोमेटिक है कि नहीं। इसका परिणाम मैं लिख लेता हूं, तब तक आप सोचिए। इसका नाम होता है बोराजीन। बोराजीन काफी लोगों के लिए नया होगा। इसे भैया इनऑर्गेनिक बेंजीन भी पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। इसे जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे, बोरान फैमिली,
ठीक है। तो बोरान फैमिली में बोर, ठीक है, डाई बोरेन की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। इसे बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन या इसे बोराजोल भी पढ़ते हैं। क्या? बोराजोल। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है। फिलहाल ये तो रही नाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। व्हाट अबाउट एरोमेटिसिटी? तो ध्यान रखने भैया भैया 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है और यहाँ पे बोरान का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, ये लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे भी ये एरोमेटिक स्पीसीज होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन अपने सिलेबस में है, तो ये पूछा जाना तय है, कभी ना कभी आएगा जरूर इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसमें एक थोड़ी सी समस्या होती है, मतलब मेरे खुद के लिए समस्या होती है कि साइंटिस्ट ने या फिर स्पेशली हैकल साहब ने इसको एरोमेटिक क्यों बोला। जैसे कि एक डेफिनेशन था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन है वो एकदम इंड्यूस रिंग करंट की तरह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस पाई बॉन्ड का क्लाउड जो है मेरे अकॉर्डिंग अच्छा हो नहीं पाता होगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आया है, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और वो बोरान कार्बन के बीच में का भाई हर किसी का बॉन्ड एंगल भी अलग होगा, बॉन्ड लेंथ भी अलग होगा, तो हर तरीके का जो सर्कुलेशन आप पाई इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर है उतना अच्छे से होना नहीं चाहिए। जैसे कि अगर मैं कुछ डाटा आपको डायरेक्ट यहाँ पे दे दूं तो ये जो बॉन्ड लेंथ होता है 120 पिकोमीटर होता है। ठीक है, ये अगर मैं बोलूं इसके बारे में तो इसका होता 102 पिकोमीटर। ठीक है, ये बोरान और नाइट्रोजन का अगर लेंथ बोलूं 144 पिकोमीटर। ठीक है, ये अगर मैं ये एंगल यहां पे लिख दूं तो ये 117.1 डिग्री होता है ये। ठीक है, और बोरान के बीच का अगर एंगल देखा जाए तो यहाँ 122.9 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रेडीमेड डाटा थे, साइंटिफिक डाटा थे, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आप इसे इस तरह से देखेंगे। फिलहाल ये सब बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे बात ध्यान रखने की जरूरत है क्या कि एरोमेटिक है। ठीक है, वो मेरा मसला है कि यार मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है कि एरोमेटिक क्यों है, लेकिन सजेस्ट किया है सीधे से साइंटिस्ट ने कि एरोमेटिक होता है। ठीक है, हाँ, तो इसके बारे में बात करें। हाँ, तो भैया ये भी एरोमेटिक है, एक पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के केस में एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो और एक 3 4 5 और ये 6। तो आपके पास आंसर कितने आए? 6। तो इस केस का इंटीजर टाइप का आंसर आपका 6 है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा, बोराजोल या बोराजी। ठीक है, एरोमेटिक होता है, नोट कीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, अगला क्वेश्चन देखेंगे और शायद लास्ट भी। ठीक है, among the following heterocyclics are aromatic। सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, कितने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में है जो एरोमेटिक है? फिर से इंटीजर टाइप का आंसर। ठीक है, आप ले सकते हैं इसके लिए 1 मिनट आराम से सोच के, हर एक पहलू पे नजर डालें, हर स्टेटमेंट हकल साहब को रिकॉल करें और चेक करके बताएं एरोमेटिक है या नहीं। ठीक है, कितने एरोमेटिक है वही बात पूछा है, तो आई होप कि काफी लोगों ने चेक कर लिया होगा। एक एक करके बात करते हैं। तो पहला कंपाउंड देखिए, तो ये थायोफीन है, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, मैं क्लियरली एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को लिखते चल रहा हूं। ये क्या है? एरोमेटिक है। सिमिलरली इसमें अगर आप देखेंगे तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, तो यहाँ पे पूरा सिस्टम रेजोनेंस में है। अब पाई इलेक्ट्रॉन देखना है तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक है, ध्यान रखिए। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस केस में यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल सिंगल, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है। कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है तो हकल साहब का स्टेटमेंट ही फेल हो रहा है, तो ये नॉन एरोमेटिक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डबल सिंगल इनकम्प्लीट ऑक्टेट सिंगल, तो यहाँ पे रेजोनेंस तो प्रॉपर होगा इसके इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ, लेकिन एरोमेटिक नहीं होगा, ये होगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक।
यहाँ पे देखेंगे पायरोल का यह छटा के निगेटिव चार्ज आ गया है, तो यहाँ निगेटिव चार्ज के साथ ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड एक निगेटिव चार्ज, तो ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, 2 पाई बॉन्ड, इस लोन पेयर से कोई मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, तो ये भी एरोमेटिक। सिमिलरली यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर। ठीक है, तो 2 2 4 1 6 पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, तो ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, सिमिलरली इस सिस्टम को देखेंगे तो ये 2 लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, पाई बॉन्ड के साथ पूरा का पूरा सिस्टम जो है रेजोनेंस में है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एरोमेटिक है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि 4n को सेटिस्फाई करेगा, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। सिमिलरली ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, फ्यूरॉन है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। क्यों? 2 2 4 2 6 2 8, तो ये भी एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक वाला आप काउंट कर लीजिए, कितने आपके पास आ गए? 1 ओके 2 3 4 5 6 ओके। तो इस केस में जो आपका आंसर आया वो कितना आया? 6 स्पीसीज जो इसमें है वो क्या है? एरोमेटिक। तो हम लोगों ने सारे पहलू पे चर्चा हम लोगों ने कर लिया है, सारी बातें हम लोगों ने एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी से रिलेटेड कवर कर लिया है। और यहाँ पे भी जितने सारे क्वेश्चन किए वो जेईई मेंस और एडवांस के रिगार्डिंग एनफ काफी बातें हैं। तो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 को अच्छे से कंप्लीट करके, ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, तभी ज्यादा फायदा होगा। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियसली आपके पास जो होमवर्क दिया गया था उस होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद, अभी होमवर्क से रिलेटेड मेरे पास कोई डाउट्स नहीं आए किसी स्टूडेंट्स के, तो शायद अभी तक वहां तक आप सब पहुंचे नहीं हो। ठीक है, तो आपके डाउट्स आएंगे, तो काफी बच्चों के पुराने डाउट्स अभी क्लियर हो रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं लगातार। अच्छा लग रहा है कि वो सब लगातार मेहनत कर रहे हैं, डाउट्स देख के लग रहा है काम लगातार कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, मेहनत करते रहिए। और ये वाला वीडियो आप देखिए, आपके पास अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पे आ गया है। तो तीनों लेक्चर कवर करने के बाद इससे ज्यादा यार एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तीनों लेक्चर कवर कर लिए, उसके बाद अब ज्यादा इसके लिए एफर्ट मत करना होगा कि अब हम कहीं और से जाके क्वेश्चन करें। मोर देन एनफ है आपके एग्जाम के लिए, मोर देन एनफ है। इससे ज्यादा की बातें आप एक्सपेक्ट ना करें कि एरोमेटिसिटी से और कुछ हो सकता है। और जो कुछ भी होगा मैं टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ नई बातें लाता रहूंगा, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी जो है थोड़ा बहुत वो मैं टेस्ट के थ्रू से आपको सॉर्ट आउट करता रहूं। ठीक है, तो इसी के साथ यार सारी बातें खत्म हो गई है। ठीक है, अगली क्लास में एक नए रिएक्शन के साथ, एक नए लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ओके गाइज, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।